सेट नंबर 37 में उत्तर मुगल कालीन शासकों की बात हम कर चुके हैं। और क्षेत्रीय राज्यों में वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य हैं, अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है, बहुत सारे हैं, पर विस्तार से इनकी चर्चा क्वेश्चन में करना संभव नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर मराठों से शुरू करेंगे। ठीक है, मराठों के रूप में मुगलों को चुनौती देने वाला जो क्षेत्रीय राज्य था, उसके आधार पर हम समझेंगे दक्कन की राजनीति को, मराठा साम्राज्य को, शिवाजी के प्रशासन को, शिवाजी द्वारा जो हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से प्रयास किया दक्कन में, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो मराठा प्रशासन से शुरू होगा, फिर पेशवाओं तक जाएगा और पानीपत के तीसरे युद्ध के आसपास ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होंगे। तो आज 37 सेट में हम इन्हीं सब पर बात करने वाले हैं। पीछे के सेट जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़े हैं, जो नए शामिल हुए हैं इसमें सिस्टम में, नए सब्सक्राइब किया है जिन्होंने अपना चैनल को, वो जरूर देखें पीछे के जाकर के, क्योंकि इतिहास जो है एक चैन होती है, तो उस चैन में जो कड़ियां हैं वो छूटनी नहीं चाहिए। तो पीछे के जो प्रैक्टिस सेट है उनको देखे बिना आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको। और जैसे कि आपको बताया गया था कि 18 फरवरी से ऑनलाइन ऑफलाइन बैच जो है स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो जितने भी लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसको कर सकते हैं, और आने वाली जो वैकेंसी है उसको ध्यान में रख करके पूरा कोर्स आपका नियमित समय पर कंप्लीट हो जाए, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। तब तक हम शायद रिवीजन भी कर चुके होंगे जब तक वैकेंसी आएंगी, क्योंकि 100% वैकेंसी 2025 में डिक्लेयर होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहले से ही अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि फिर बाद में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए रखते हुए जो बच्चे दूर हैं उनके लिए ऑनलाइन, और जो अवेलेबल हैं जो आराम से आ सकते हैं क्लास में, उनके लिए ऑफलाइन क्लास शुरू की जा रही हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस हमारे उसे सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं वे इंक्वायरी नंबर पर बात कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि ये तो बहुत ही शॉर्ट में हम प्रैक्टिस जो करा रहे हैं, ये वास्तव में विस्तार यहाँ बताना संभव नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दें, लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं कि इतिहास अपने आप में एक बहुत विस्तृत विषय है, जिसमें जहाँ हम इसमें एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में कितने सारे टॉपिक पर बात कर लेते हैं, उन एक एक टॉपिक पर एक एक दिन, दो दिन का लेक्चर चला जाता है, तो वो काफ़ी डेप्थ में होती है, तो उसकी बात अलग हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, सबसे पहला प्रश्न है मराठों के उत्कर्ष से। मराठों के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ डिटेल्स में जानते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। दक्कन में मराठों ने मुगलों को बहुत बड़ी चुनौती दी, और मराठों को संगठित करने का काम जो है वो शिवाजी ने किया। शिवाजी ने छत्रपति के रूप में अपने आप को जो एक नेतृत्व प्रदान किया मराठों को। मराठे क्षेत्रीय रूप से एक बिखरी हुई शक्ति थे, और उसको संगठित करते हुए दक्कन में जो राष्ट्रीय चेतना का विकास का काम किया है शिवाजी महाराज ने। आज भी वो महाराष्ट्र में बड़े ही पूजनीय माने जाते हैं, और संपूर्ण भारत में उनके लिए जो सम्मान है वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने उस समय की जो सबसे बड़ी शक्ति थी उसके विरुद्ध कैसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है। ये बहुत कुछ हम आज सीखने वाले हैं शिवाजी के चरित्र से। तो मराठों का जो उत्कर्ष हुआ था, क्योंकि मराठों का कोई ऐसा इतिहास नहीं था कि ये खानदानी वंशावली थी, इनके पास साम्राज्य था, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि जो बीजापुर का जो सल्तनत थी, दक्षिणी सल्तनत जिसको कहते हैं, वहां पर जो अहमदनगर और बीजापुर का जो साम्राज्य था, वहीं पर इन मराठा सरदारों ने अलग अलग पदों पर काम किए। मराठा सरदारों के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं जो हैं वे बीजापुर और अहमदनगर को प्रदान की। तो वहां से इन मराठों के पास एक प्रशासनिक अनुभव था, राज्य को चलाने का अनुभव था, उसी का लाभ इनको मिला। इसके अलावा मराठों के उत्कर्ष में बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। ये प्रश्न यहीं से आया है कि इनमें से कौन से या कौन कौन से कारण जो हैं वो मराठों के उत्कर्ष के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। ठीक है, ए धार्मिक चेतना, बी भौगोलिक सुरक्षा, सी राजनीतिक जागृति, डी उच्च नेतृत्व शक्ति, और ई उपयुक्त सभी। तो हम देख सकते हैं कि धार्मिक चेतना का भी हाथ था मराठों के उत्कर्ष में। धार्मिक चेतना का हाथ ये था कि जो हिंदू पद पादशाही की जो विचारधारा है, हिंदू पद पादशाही की विचारधारा को ध्यान में रख करके शिवाजी महाराज ने मराठों को संगठित किया, और इसमें इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे रामदास,
वो उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उसको भी इन्होंने आधार बनाया। शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ी सी जानकारी, उनकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो भौगोलिक सुरक्षा थी, जिस तरह से पहाड़ियों पर जो इनका जो एक तरफ पहाड़ियों का क्षेत्र होने की वजह से जो इनके जीवन का संघर्ष था वो काफी शक्तिशाली हुआ, क्योंकि आप जितनी विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं आपके अंदर शक्ति उतनी ही ज्यादा आ जाती है। बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि समस्याओं के कारण कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है, तो ये मराठे वही थे जो निखर गए। इन्होंने इतना संघर्ष किया, जिन भौगोलिक परिस्थितियों में ये रहते थे वास्तव में वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी, लेकिन वहां का जीवन बड़ा कष्टप्रद था। तो इनमें एक साहसिक या सैन्य भावना थी। और भौगोलिक सुरक्षा का मतलब यह है कि पहाड़ियों पर जो दुर्ग इनके थे वे बाह्य आक्रमण से सुरक्षित होते थे, इसलिए ये मुगलों और बीजापुर के आक्रमण का सामना यहां पर कर पाए। राजनीतिक जागृति का भी एक बोलबाला था इस समय, क्योंकि जिस प्रकार से मुगलों का प्रचार हो रहा था, हिंदू धर्म के लिए जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही थी, तो उसमें राजनीतिक जागृति यानी कि दक्षिण भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो कि मुगलों के विरुद्ध या दिल्ली सल्तनत जो कि बीजापुर और अहमदनगर थे इनके विरुद्ध अपने आप को संगठित कर सके और जो भारत का जो समाज था उसको सुरक्षा प्रदान कर सके। तो राजनीतिक जागृति को बढ़ाने का काम जो है, उस समय के जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामदास, वो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में बहुत सारे जो भक्ति आंदोलन के संत हुए हैं अलग अलग धरकरी और वरकरी संप्रदाय से, उन्होंने जो चेतना जागृत की उससे अपने राष्ट्र, अपने धर्म और अपने आध्यात्म के प्रति लोगों में जो चेतना जागृत हुई, इन्होंने भी मराठों को संगठित करने का कार्य किया। और सबसे महत्वपूर्ण उच्च नेतृत्व शक्ति जो लीडरशिप होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि चाहे जितनी भी विशेषताएं हो, जब तक इन विशेषताओं को संगठित करने वाला योग्य लीडर नहीं होगा तब तक आप उस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। और ये लीडरशिप जो है वो शिवाजी ने प्रदान की। तो ये सारी चीजें एक साथ यहां पर इकट्ठी हुई और इन सभी का योगदान था मराठों के उत्थान में या मराठों के उत्कर्ष में। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ई होगा। आगे कुछ मैटर भी आपके लिए लिया गया है यहां पर, जिससे कि हम आपको शिवाजी के बारे में थोड़ा सा, शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न उनके जो जन्म और उनका जो छत्रपति की उपाधि धारण करने से संबंधित है, उसी से है। तो इनके बारे में हम बात करें तो शिवाजी महाराज का जो समय है वो 1627 से 1680 के बीच में आता है। ठीक है, जो शिवाजी थे इनका जो समय था 1627 से लेकर के 1680 के बीच में इनका पूरा समय था, यानी कि 1627 में इनका जन्म हुआ है और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई है। और जो शिवाजी महाराज थे ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। जो मेवाड़ का सिसोदिया वंश था, पीछे राजपूत आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा प्राचीन भारत में या पूर्व मध्यकालीन भारत में। तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के खानदान से संबंधित थे ये शिवाजी महाराज, और इनका जन्म जो है 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। 20 अप्रैल 1600, इस प्रश्न का उत्तर हम बताएंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में इनका जो जन्म है शिवाजी महाराज का, वो पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, शिवनेर का जो दुर्ग था पूना के पास था, शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ और शिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया। ठीक है, शिवनेरी देवी के, ना कि इस किले के नाम पर, शिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया। और शिवाजी जो है, इनके जो पिता है शाहजी भोंसले थे और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। ये अपनी माता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु जो है वे रामदास थे। और शिवाजी महाराज के शिक्षक जो थे वो कौन थे, शिक्षक या संरक्षक कह सकते हैं, वो थे दादा कोंडदेव। ठीक है, तो इनकी जिंदगी में इनकी माता का प्रभाव बहुत अधिक था। कहते हैं कि इनके माता पिता के बीच में तनाव रहता था, उसका प्रभाव शिवाजी पर ना पड़े, इसलिए इनकी माता ने इनका विशेष ख्याल रखा। और शिवाजी के जो पिता थे उन्होंने इनके संरक्षक के तौर पर जो दादाजी
दादा कौन देव को नियुक्त किया था, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई इनके संरक्षण में, इनके जीवन को आगे बढ़ाने में। लेकिन माता का प्रभाव सबसे ज्यादा था और आध्यात्मिक प्रभाव जो है वो गुरु रामदास का था। वही रामदास जो भक्ति आंदोलन में दास बोध नामक ग्रंथ जिन्होंने लिखा है, ये जो है भगवान श्री राम के भक्त थे रामदास जी। तो ये इनके जीवन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। शिवाजी महाराज का जो मुगलों से पहला मुकाबला है वो किसके समय में हुआ है? जब दिल्ली की गद्दी पर मुगल शासक शाहजहां बैठा हुआ था, उसी समय मुगलों का बीजापुर के साथ संघर्ष हो रहा था और दक्कन का जो सूबेदार था उस समय वो औरंगजेब था। ठीक है, तो औरंगजेब दक्कन के सूबेदार के रूप में और दिल्ली का शासक के रूप में शाहजहां था जब मुगलों का पहली बार शिवाजी से सामना हुआ और शिवाजी ने मुगलों से युद्ध किया। लेकिन ये युद्ध शिवाजी ने अपने लिए या मराठों के लिए नहीं किया था, बल्कि बीजापुर की ओर से किया था। बीजापुर के शासक की ओर से मराठों ने शिवाजी के नेतृत्व में जो है मुगल सेना के साथ जो संघर्ष किया, ये इनका मुगलों के साथ पहला संघर्ष था, आमना सामना था मुगलों के साथ शिवाजी का। ठीक है, उसके बाद जब बीजापुर के शासक ने देखा कि शिवाजी की जो विस्तारवादी नीति है, कहीं बीजापुर इनकी विस्तारवादी नीति का शिकार ना हो जाए, इसी बात से डर करके 1659 ईस्वी में जो बीजापुर का शासक था, इसने अपने सरदार अफजल खां को शिवाजी को दबाने के लिए या शिवाजी को समाप्त करने के लिए भेजा। और शिवाजी ने इसी अफजल खां को जो है फिर, क्योंकि षड्यंत्र रचा था, तो शिवाजी ने भी एक षड्यंत्र रचा और उसी षड्यंत्र के थ्रू शिवाजी ने अफजल खां को मार डाला और उसके कैंप में जाकर के ही उसको मार डाला। ठीक है, तो अपने शत्रु को कैसे समाप्त किया जाता है, कैसे षड्यंत्र किया जाता है, ये बात शिवाजी अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उनको बहुत योग्य नेतृत्व करता। शिवाजी की तुलना नेपोलियन से की गई है, आगे बताएंगे किसने उनको नेपोलियन कहा है। इसके अलावा औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा शिवाजी को दबाने के लिए 1663 ईस्वी में, और जब शिवाजी को यह पता चला तो शिवाजी ने उसके कैंप में घुस करके शाइस्ता खां के पुत्र को मार डाला। शाइस्ता खां तो बच के निकला लेकिन घायल हो गया था। ठीक है, इसके अलावा जब देखा औरंगजेब ने कि अब इनको कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो उसके बाद आमेर के राजा जयसिंह के नेतृत्व में शिवाजी के साथ जो है 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि की गई। यह संधि मराठों के हित में नहीं थी। इसी संधि के परिणाम स्वरूप मराठों को अपने बेहद बेशकीमती जो 23 किले थे, 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और साथ में स्वयं शिवाजी को जाना पड़ा औरंगजेब के दरबार में आगरा में, और वहीं पर औरंगजेब ने शिवाजी को जो है वो बंदी बना के रखा और फिर वहां से वो कैसे वापस आए, पीछे मैंने सारी कहानी पिछले वीडियोस में आपको बताई हैं। तो फिर उसके बाद जब शिवाजी औरंगजेब या मुगलों की कैद से भाग करके आए, तब शिवाजी को इस बात का एहसास हुआ कि जब तक मराठों को वो संगठित नहीं करेंगे तब तक मराठा शक्ति का जो परचम है वो नहीं लहराएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 14 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक कराया रायगढ़ के किले में। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो डी हो जाएगा। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ और 1674 ईस्वी में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। और देखिए, उपाधि धारण करने के लिए, अपना राज्याभिषेक कराने के लिए इन्होंने काशी के विद्वान गंगा भट्ट को बुलाया, क्योंकि ये हिंदू पद पादशाही के आधार पर जो है अपने राज्य को संगठित करना चाहते थे, मराठों को संगठित करना चाहते थे। उसी के तहत ऐसे किया इन्होंने अपना जो ध्वज है वो भगवा रंग का बनाया, क्योंकि इनके जो गुरु रामदास थे उनके भगवा वस्त्र थे, उसी से प्रभावित होकर के इन्होंने भगवा कलर का जो अपना ध्वज है वो बनाया। बाकी बातें आगे बताएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर देखिए, प्रश्न से पहले थोड़ा सा मैटर भी दिया हुआ है। जैसे शिवाजी ने जब सत्ता संभाली, प्रशासन पर वो आए, छत्रपति की उपाधि धारण की, तो इन्होंने प्रशासन में सुधार का काम किया, इसीलिए तो इनकी तुलना नेपोलियन से की गई है। नेपोलियन में दो गुण थे, पहला ये उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दूसरा ये उसने कई सारे सुधार किए। यूरोप में सुधार की प्रक्रिया जो है वो नेपोलियन ने ही शुरू की। नेपोलियन फ्रांस का तानाशाह था और फ्रांस की जो क्रांति हुई है 1789 में,
उसी क्रांति के फलस्वरूप जो फ्रांस में उथल पुथल हुई थी, उसी का परिणाम नेपोलियन के रूप में निकला। इसीलिए नेपोलियन स्वयं को क्रांति पुत्र कहता है। यहां पर मराठों ने, शिवाजी ने जो मुगलों की जो क्रिया थी उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप मराठों को संगठित किया और एक मराठा साम्राज्य की उपाधि धारण की। उसके बाद उन्होंने सुधार करने शुरू किए, जैसे कि नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन ने सिविल कोड के द्वारा पूरे जो वहां का सिस्टम था उसको एक करने का कोशिश किया, एक समान कानून व्यवस्था लागू करने की कोशिश की। उसने, नेपोलियन दुनिया का पहला व्यक्ति था, पहला नेतृत्व करता था जिसने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू किया और पेरिस को स्मार्ट बनाया। ये सारी क्रियाएं उसने की थी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर उनको एकजुट करने के लिए। तो शिवाजी जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने भी प्रशासन में सुधार लाने की दृष्टि से बहुत कुछ काम, क्योंकि मराठों के पास कोई पहले से बना हुआ प्रशासन नहीं था। शिवाजी ने पहली बार मराठा प्रशासन की नींव रखी और उसको सिस्टमैटिक तरीके से चलाया। तो क्या किया शिवाजी ने? अपने राज्य को 4 भागों में बांट दिया ताकि अच्छे से प्रशासन चलता रहे, लोग संगठित रूप से काम करें और अपने शासन प्रशासन पर विश्वास करें। इन्होंने अपने राज्य को 4 भागों में बांटा और राज्य को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। शिवाजी के शासनकाल में राज्य को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। और शिवाजी ने अपने क्षेत्र को स्वराज का नाम दिया था। ठीक है, स्वराज यानी कि एक ऐसा राज्य जिसका संचालन हम स्वयं करेंगे, स्वराज्य। यहां पर प्रांत का जो सर्वोच्च अधिकारी था उसे कारकुन कहा जाता था। सर ए कारकुन, सरे लिखा हुआ है, सर ए कारकुन अथवा मुख्य देशाधिकारी जो है वो सूबेदार था। शिवाजी के समय मराठा राज्य जो है कितने भागों में विभाजित था? 4 भागों में। कौन कौन से? और ये चारों भाग उन्होंने प्रशासन के अलग अलग योग्य सरदारों को सौंप दिए थे ताकि हर एक प्रांत में अच्छे से शासन का संचालन हो सके। उत्तरी प्रांत इन्होंने बनाया, 4 प्रांत थे, उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी प्रांत में कौन था? पेशवा मोरो त्रयंबक थे। पेशवा मोरो त्रयंबक पिंगले एक बहुत ही योग्य सरदार थे, इनके नियंत्रण में रख दिया। यहाँ की पूरी जिम्मेदारी ये संभालते थे। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व तो छत्रपति के पास ही था, ये सब रिपोर्टिंग करते थे छत्रपति को, लेकिन क्षेत्रीय स्वायत्तता देकर के इन्होंने थोड़ा सा उसको संचालित करने का काम किया। दूसरा इनका प्रांत था दक्षिणी पश्चिमी प्रांत, और ये किसके पास था? पेशवा अन्नाजी दत्तों के अधीन था। तीसरा था दक्षिणी पूर्वी प्रांत, ये पेशवा दत्तोजी पंत के अधीन था। और चौथा था दक्षिणी प्रांत, ये पेशवा रघुनाथ पंत हनुमंते के अधीन था। तो इस प्रकार योग्य सरदारों के हाथों में इन प्रांतों को सौंप करके शिवाजी ने अपने प्रशासन का संचालन अच्छे प्रकार से किया। और शिवाजी के समय में जो अधिकारी थे, यानी कि जो प्रशासन का विभाजन, ये तो मैंने बताया प्रांत थे, ठीक है ना। प्रांत मतलब इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा, तो इनके राज्य की सबसे ऊंची इकाई क्या हो गई? प्रांत हो गई। तो उसको फिर कैसे कैसे इन्होंने विभाग में बांट करके एक मुख्य अधिकारी नियुक्त किया, ये बात यहां पर बताई गई है। यहां पर जो प्रांत है इसकी तुलना हम वर्तमान किसके साथ कर सकते हैं? राज्य के साथ कर सकते हैं। देखो, अगर हम इसके भी ऊपर जाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो क्या था? साम्राज्य। ठीक है, प्रांत के ऊपर क्या था? साम्राज्य, यानी कि मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य का प्रमुख कौन था? स्वयं छत्रपति था, स्वयं छत्रपति था। ध्यान रखना, यहां पेशवा वगैरह का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि पेशवा जो है वो अष्टप्रधान में था। ये अष्टप्रधान से नहीं, ये जो उनका जो प्रशासकीय शासकीय जो विभाजन किया गया था उसकी बात हो रही है। तो जो मराठा साम्राज्य था उसका प्रधान कौन था? छत्रपति। फिर साम्राज्य को किसमें विभाजित किया गया था? प्रांतों में। 4 प्रांत थे, पीछे आप देख चुके हैं। तो प्रांत की तुलना वर्तमान हम किससे कर सकते हैं? राज्य से कर सकते हैं। इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? राष्ट्र या देश से कर सकते हैं वर्तमान में। ठीक है, उसके बाद प्रांतों के बाद तीसरे स्थान पर आते थे महाल। महालों की तुलना हम वर्तमान जोन से कर सकते हैं, जोन। ठीक है, कई जिलों को मिलाकर के जो जोन बनाए जाते हैं उससे तुलना हम महालों की कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रशासन की अगली इकाई जो है वो तरफ आता था। ठीक है, और तरफ में को हम वर्तमान में जिले से कंपेयर कर सकते हैं, वर्तमान जिले से हम कंपेयर कर सकते हैं तरफ या तरफी को। इसके बाद मौज आते थे, और मौज क्या थे? ब्लॉक कह सकते हैं। ब्लॉक, जैसे आज वर्तमान में एक ब्लॉक में कई गांव आते, तो मौज क्या थे? गांव के समूह थे जो वर्तमान में ब्लॉक के समान थे। और गांव तो गांव थे ही, वर्तमान में गांव और ग्राम ये शुरू से एक इकाई चली आ रही है। और
और प्रत्येक क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का जो एक मुखिया होता था उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। प्रांत का हेड कौन होता था? सूबेदार। महल का हेड होता था सर हवलदार। तरफी या तरफ का हेड होता था हवलदार। मौजों का हेड होता था कारकुन। और गांव का जो मुखिया जो हेड होता था वो पटेल। और ये सब क्षेत्रीय स्तर पर अपना प्रशासनिक दायित्व निभाते थे और फिर ये रिपोर्टिंग जो है वो छत्रपति तक की जाती थी। बहुत महत्वपूर्ण था। प्रशासन में ये सुधार मराठों में पहली बार किया गया था और ये शिवाजी की योग्य नेतृत्वकर्ता, योग्य प्रशासक होने के सबूत थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास, तुकाराम, वामन पंडित, गंगा भट्ट। तो आप जानते हैं रामदास उनका नाम था। ये इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, काफी ज्यादा प्रभावित थे। इनका जो आध्यात्मिक प्रभाव था शिवाजी पर वो काफी अधिक था। ठीक है, बाकी जो है ये तो इन्होंने इनका राज्याभिषेक कराया, गद्दी पर बिठाया, काशी के पंडित थे। तुकाराम जी जो है उसी समय भक्ति आंदोलन के एक बहुत महत्वपूर्ण संत थे, विट्ठल के भक्त थे ये। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? ए रायगढ़, बी सतारा, सी पुरंदर और डी तंजौर। तो अभी अभी हमने देखा रायगढ़ में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया और रायगढ़ को ही केंद्र बना करके शिवाजी ने अपनी सत्ता का संचालन जो है वो किया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान में देते जाएं। जो व्याख्या है उसको अगले प्रश्न के उत्तर का आधार बनाएं, यही उद्देश्य है हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? ए इनायत खां, बी अफजल खां, सी शाइस्ता खां और डी सैयद बांदा। तो अभी अभी आपने जाना कि अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। क्यों किया? बीजापुर की तो सहायता की थी शिवाजी ने। शिवाजी ने मुगलों के साथ पहला युद्ध ही इसलिए किया था बीजापुर के समर्थन में। तो फिर बीजापुर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि शिवाजी की जो योग्यता थी, देखिए आप जब अपने से ज्यादा योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखते तो अगर आपके अंदर प्रतिस्पर्धा है तो आपके अंदर थोड़ा सा ये हो जाता है कि अब इसको दबाना चाहिए, लेकिन होना नहीं चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए। पर वहां तो साम्राज्य विस्तार की होड़ लगी हुई थी ना, तो बीजापुर के शासक को इस बात की चिंता थी कि शिवाजी अगर इसी प्रकार से विस्तार करता रहा तो ये फिर बीजापुर का भी एक तरह से अपने साम्राज्य में विलय कर लेगा या अधिकार कर लेगा। इसी बात से भयभीत होकर के बीजापुर के सुल्तान ने जो है वो अपने सेना नायक को अफजल खां को भेजा और ये कहा कि शिवाजी को जाकर के आपको प्रेशराइज करना है या समाप्त करना है। जब और शिवाजी को ये बात पता चल गई थी, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, शिवाजी को ये बात पता चल गई थी। और अफजल खां अकेला नहीं था, उसके साथ एक सेना की छोटी सी टुकड़ी भी थी। ये जो अफजल खां था इसका जो वास्तविक नाम था अब्दुल्ला भटारी। अब्दुल्ला भटारी इसका वास्तविक नाम था और इसने शिवाजी के लिए मैसेज भेजा। और मैसेज किससे भेजा? इसने दूत कृष्णाजी भास्कर के माध्यम से मैसेज भेजा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और बीजापुर के शासन की तरफ से आपके लिए कुछ प्रपोजल हम लेकर के आए हैं। और अकेले में मिलना, सेना लेकर के नहीं आना, क्योंकि ये मित्रता के भाव से हम आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसा अफजल खां ने मैसेज भिजवाया किसके लिए? शिवाजी के लिए। लेकिन शिवाजी को अपने जो दूत थे पंताजी गोपीनाथ, उनके माध्यम से ये पता चला कि ये षड्यंत्र है और अफजल खां शिवाजी को समाप्त करना चाहता है। तो इसलिए जब शिवाजी को ये पता चला तो शिवाजी पूरी तैयारी के साथ गए, तमाम जो उनके हथियार थे उनको अपने कपड़ों के अंदर छुपा करके ये गए। और जब ये वहां गए तो प्रतापगढ़ की पहाड़ी पर, वहां पर जब अफजल खां ने इनके सामने दोस्ती का ढोंग करते हुए उनको अपने हृदय से लगाने के लिए शिवाजी को अपने हाथ फैलाए, शिवाजी पहले से तैयार थे, उन्होंने इसको गले लगाते समय ही जो अपने हथियार छुपा करके लाए थे उससे अफजल खां पर प्रहार किया और वहीं पर उसकी हत्या कर दी। तो ये उनकी दूरदर्शिता थी शिवाजी की और इस वजह से शिवाजी का जीवन यहां पर सुरक्षित बच पाया था। ये घटना कब की है? 1659 ईस्वी की है। शिवाजी कालीन घटनाओं को क्रम से लगाने के लिए बहुत आता है, तो इन घटनाओं को तारीखों से पढ़ना होगा आपको। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में की? इस पर हस्ताक्षर किए। ये जो मैंने बताया पुरंदर की संधि जो है ये मराठों के लिए बड़ी हानिकारक सिद्ध हुई, क्योंकि जब ये पुरंदर की संधि हुई उस समय मराठों के पास 35 किले थे और ये किले मराठा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यहां से राजस्व की वसूली होती थी, ये इनके युद्ध के केंद्र हुआ करते थे। लेकिन पुरंदर की संधि में शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले देने पड़े मुगलों को और साथ ही साथ
कई और शर्तें भी माननी पड़ी, जैसे इन्हें अपने पुत्र को मुगल दरबार में मनसब देने के लिए तैयार करना पड़ा और स्वयं इनको मुगल दरबार में जाकर के हाजिरी देने के लिए भी मानना पड़ा, जो शिवाजी जैसे एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल काम था। और इसीलिए जब शिवाजी मुगल दरबार में मिलने के लिए गए औरंगजेब से, तो औरंगजेब ने इनके साथ वो सम्मान नहीं किया जो जिसके ये अपने आप को हकदार समझते थे। और इसी बात से जब ये नाराज हो गए तो औरंगजेब ने इनको बंदी बना करके आगरा के किले में जयपुर भवन है वहां पर रखा बंद करके, और अवसर का फायदा उठा करके बड़े ही चालाकी से, चतुराई से शिवाजी जो है वो वहां से भागे और फिर उन्होंने मराठा राज्य को संगठित किया। तो पूछा जा रहा है कि किस सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि हासिल की, हस्ताक्षर किए, तो वो जयसिंह था। जयसिंह मुगलों की तरफ से था, ठीक है। जयसिंह जो है ये मुगलों की तरफ से थे और ये जयपुर के आमेर शासक थे, आमेर राजा थे, वहां से ये बिलोंग करते थे। तो इनको भेजा क्योंकि औरंगजेब जानता था कि ये शिवाजी को युद्ध में सीधे काबू में करना आसान नहीं, कंट्रोल करना आसान नहीं है, इसलिए संधि के माध्यम से इनको फंसाने का काम इन्होंने किया है, ठीक है। तो ये जो पुरंदर की संधि थी, ये वास्तव में जो जयसिंह है बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था, तो इसने शिवाजी को अपनी संधि के माध्यम से मुगलों के लिए एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सरेंडर करने को मजबूर किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद क्या थी? अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद क्या थी? चलिए इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ये जो अष्टप्रधान है इसको देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रश्न यहां से आते हैं। अष्टप्रधान क्या थी? अष्टप्रधान जो है शिवाजी के समय की एक ऐसी मंत्रिपरिषद के समान थी जो कि सलाह देती थी, यानी कि अष्टप्रधान एक ऐसी मंत्रि परिषद के समान था जिसमें 8 मंत्री होते थे। और ये 8 मंत्री जो है, ये एक मिनट, क्या हुआ भाई, ये 8 मंत्री जो है ये शिवाजी को शासन के संचालन में सलाह देते थे। इनकी सलाह मानना या ना मानना ये छत्रपति पर निर्भर करता था, यानी कि ये केवल सलाहकारी संस्था थी, ऐसा भी प्रश्न आगे आएगा। और मराठा प्रशासन के संचालन में इन 8 मंत्रियों की जो परिषद है अष्टप्रधान, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, सबका अपना काम था। तो कौन थे ये अष्टप्रधान और इनके जो मंत्री थे या जो इनके जो अधिकारी थे उनका क्या नाम था? यहां पर देखिए सबसे पहला स्थान आता है अष्टप्रधान में पेशवा का। पेशवा का महत्व आप देखेंगे ही आगे, जब मराठों में फूट पड़ी तो पेशवाओं की शक्ति में विस्तार हुआ और इतना विस्तार हुआ कि पानीपत के युद्ध में जो मराठों का नेतृत्व है वो छत्रपति नहीं बल्कि पेशवा कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए पेशवा कौन थे? ये मंत्रियों के प्रधान थे, इन्हें हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। ये मंत्रियों के प्रधान थे और प्रशासन में राजा के बाद जिसका सबसे ज्यादा महत्व था वो पेशवा ही था। और इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। इसीलिए जब छत्रपति कमजोर पड़ गया तो सीधा इसका लाभ किसको मिला? पेशवा को, क्योंकि राजा के ठीक बाद पेशवा ही आते थे। इनका महत्व इतना ज्यादा था कि जब किसी राजकीय आदेश पर राजा की मोहर लगती थी या राजा के हस्ताक्षर होते थे तो उसके साथ साथ पेशवाओं के हस्ताक्षर भी हुआ करते थे। दूसरा स्थान अमात्यों का आता है। अमात्य वित्त मंत्री था, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अमात्य वित्त मंत्री था, वह राजस्व संबंधी मुद्दों के प्रति उत्तरदायी था। और इस अमात्य की तुलना हम मौर्यकालीन राजा अशोक के महामात्य से कर सकते हैं। कौटिल्य का जो साप्तांग सिद्धांत है मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में, वहां कौटिल्य अमात्य के महत्व के बारे में बताता है। तो मौर्य काल में जो महामात्य होते थे उनसे तुलना की गई है ये शिवाजी कालीन अमात्य की। कुल मिलाकर के ये वित्त मंत्री होता था। तीसरा स्थान जो है अष्टप्रधान में वो मंत्री का था। मंत्री राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखते थे और इन्हें वाकिया नवीस भी कहा जाता था। मंत्रियों को वाकिया नवीस भी कहा जाता था। चौथे नंबर पर सचिव आते हैं। यह राजा के पत्र व्यवहार और शाही मोहर जैसे दफ्तरी काम करते थे, ठीक है। कहां कहां किस आदेश पर शाही मोहर लगनी है, राजा किसके साथ पत्र व्यवहार करता है और कहां से पत्र आया है, कहां पत्र जाना है, क्योंकि सारी सूचनाओं का आदान प्रदान
पत्रों के माध्यम से ही होता था। तो उसका नियंत्रण किसके पास था? सचिव के पास था। 5वें नंबर पर सुमंत आते थे और सुमंत विदेश मंत्री के समान होते थे, यानी कि विदेशों के साथ, यहां विदेश से मतलब क्या है? जो पड़ोसी राज्य है तो उनके साथ क्या सूचनाओं का आदान प्रदान है या क्या उनके साथ व्यवहार है, ये सारी बातें कौन नियंत्रित करता था? सुमंत या विदेश मंत्री। छठे स्थान पर आता था सेनापति, और सेनापति सैन्य प्रधान था। जो सेना होती थी उसका प्रधान होता था सेनापति। 7वें स्थान पर पंडित राव आते थे, ये दान विभाग के अध्यक्ष थे, यानी कि जो भी धार्मिक क्रियाकलाप होते थे उसको ये संभालते थे। और 8वें और अंतिम स्थान पर न्यायाधीश आते थे, जो कानूनी मामलों का निर्णय किया करते थे। ये अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य की रीढ़ थी शिवाजी के समय में। हालांकि शिवाजी इन सबसे ऊपर थे, छत्रपति का पद शिवाजी के समय में इन सबसे ऊपर था, लेकिन सलाह देने के मामले में आप देख सकते हैं कितने व्यवस्थित तरीके से शिवाजी ने अपने प्रशासन का संचालन किया। प्रांतों में अपने साम्राज्य को बांटा, हर एक प्रांत के लिए योग्य सरदारों की नियुक्ति की, अपने प्रशासकीय विभाजन को किस प्रकार से नियंत्रित किया, कैसे अपनी अष्टप्रधान का गठन किया, और इनकी सलाह के बाद फिर अंतिम निर्णय स्वयं छत्रपति शिवाजी ही लिया करते थे। ठीक है, अब ये पेशवाओं का क्रम है। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई 1680 ईस्वी में, तो उसके बाद जो है 1780 ईस्वी में, तारीख पीछे बता चुके हैं हम आपको। तो उसके बाद जो पेशवाओं का जो क्रम था, ये देखिए 1700 यहां आ गया, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं बार बार। 1680 ईस्वी में जो उनकी मृत्यु का समय हमने पीछे दे दिया है ना, वो आप समझ लेना। तो पेशवाओं का जो क्रम है, ये शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद जब राजा का या छत्रपति का जो पद है वो कमजोर पड़ने लगा, तो उनके ठीक बाद जो पेशवा आते थे वो उन पर हावी होने लगे। तो उसी क्रम में जो पेशवाओं का शासन काल है ये दिया गया है। आगे प्रश्न आएंगे पेशवाओं को क्रम से लगाने के लिए, तो यहां पर एक नजर डाल लीजिए, तो अगले प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। पेशवाओं के क्रम में पहला पेशवा यहां बालाजी विश्वनाथ है। आगे बताएंगे किस छत्रपति के शासनकाल में ये नियुक्त हुए। बालाजी विश्वनाथ का जो समय है 1713 से 1720 ईस्वी का है। दूसरे हैं बालाजी प्रथम, दूसरे हैं बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। ये सबसे योग्य पेशवा थे और इनके लिए कहा जाता है कि यह योग्य पिता की योग्य संतान थे। आपने जो बाजीराव मस्तानी फिल्म अगर देखी है तो उसका जो पेशवा है वो यही है, बाजीराव प्रथम ही है। तो इनका जो समय है वो ये था 1720 से 1740। और मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार, जिसे हम अटक से कटक तक कहते हैं, वो इन्हीं के समय में हुआ है, बाजीराव प्रथम के शासनकाल में ही हुआ है। उसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से 1761, और समय देख करके आप समझ गए होंगे ये इन्हीं के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और यह युद्ध मराठों के लिए बहुत ही घातक हुआ। इस युद्ध में मराठों की जो जबरदस्त हार हुई, जो नुकसान हुआ, उसके बाद मराठे फिर पहले की तरह कभी भी स्टैंड नहीं कर पाए। ठीक है, फिर आते हैं माधवराव प्रथम 1761 से 1772 ईस्वी तक। उसके बाद नारायण राव, बहुत कमजोर पेशवा थे ये सब, क्योंकि इसी समय फिर अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ता गया। फिर अंग्रेजों ने मराठा क्षेत्र को धीरे धीरे ऑक्युपाई करना शुरू किया। उसके बाद रघुनाथ राव, राघोबा के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद आए हैं माधवराव नारायण, और सबसे लास्ट में बाजीराव द्वितीय। इन्हीं बाजीराव द्वितीय के समय में अंग्रेजों ने मराठों के साथ जो है संधि कर ली और मराठा राज्य का अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया। ठीक है, ये पेशवाओं का क्रम है। आगे चलते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? आप मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का नाम जरूर सुनते होंगे। चौथ और सरदेशमुखी जो है ये ऐसे टैक्स थे जो हम केवल मराठा साम्राज्य में ही सुनते हैं, किसी अन्य साम्राज्य में इन टैक्स का नाम हमने नहीं सुना। तो यहां पर ये जो बाकी के भी हैं और दो हैं, इन्हीं में आपका आंसर है। पूछा जा रहा है कि सुरक्षा के लिए मराठों का जो टैक्स का दावा था उसे किस नाम से जाने जाते थे? इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जिसे मराठा सुरक्षा के बदले लिया करते थे, यानी कि जिन राज्यों से वो ये टैक्स लेते थे
उनको ये प्रॉमिस करते थे कि तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे और अगर तुम ये टैक्स हमको देते रहोगे तो हम तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो सुरक्षा के दावे के लिए लिया जाने वाला जो टैक्स है वो इनमें से है चौथ। ठीक है, चौथ। और शिवाजी महाराज ने दक्षिण में दक्कन के मुगलिया क्षेत्रों से भी चौथ की वसूली की थी। चौथ न देने का मतलब था सीधे युद्ध करो। ठीक है, तो चौथ क्या होता था? जब ये कहा जाता था कि आपकी सुरक्षा तभी तक है जब तक आप टैक्स देते रहोगे, चौथ देते रहोगे। और ये क्या था? वहां के उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र से ये चौथ लिया जाता था, वहां का जो राजस्व है उस राजस्व का 1/4 हिस्सा शिवाजी महाराज को दिया जाता था और इसके बदले वो उस क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, सरदेशमुखी जो है ये क्या था? जो शिवाजी थे वो ये कहते थे कि हम यहाँ के खानदानी मुखिया हैं, खानदानी सरदेश हैं, तो उसके बदले उपज का 10वां भाग जो है वो टैक्स के रूप में लेते थे। यानी कि उनके वंशानुगत सरदेशमुख होने के बदले जो टैक्स वो लेते थे उसे सरदेशमुखी कहा जाता था और सुरक्षा के बदले जो टैक्स लेते थे उसे चौथ कहा जाता था। ये मराठों की आय का बहुत बड़ा स्रोत हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा का संबंध मराठों में किससे था? ए मराठा भू राजस्व प्रथा से, बी तालुकादारी प्रथा से, सी कुतुबशाही प्रथा से और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था सरंजामी प्रथा। देखिए, मराठा साम्राज्य में जो शिवाजी महाराज थे इन्होंने जो नगद वेतन दिया था अपने सैनिकों को, अपने अधिकारियों को, लेकिन जो सरदार हुआ करते थे या जो वहां के जो प्रांतपति हुआ करते थे उनको ये राजस्व प्राप्ति के लिए जमीन दिया करते थे, भूमि दिया करते थे और उसी जो भूमि थी उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है सरंजामी। तो सरंजामी प्रथा जो है वो अधिकारियों यानी कि बड़े अधिकारियों को दिया जाने वाला ऐसा भूमि था, ऐसा क्षेत्र था जहां से वे टैक्स वसूली करते थे। हालांकि सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली यहां पर थी। ठीक है, जो जिस सरदार को या जिस सैनिक को ये इस प्रकार का सरंजामी भूमि मिलती थी उसको अनुदान मिलता था, उसको सरजामदार कहा जाता था। तो मराठा भू राजस्व से संबंधित है ये प्रथा। अगला प्रश्न है, निम्न विचारकों में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सामान्यतया मराठा शासन ने और विशेषतया शिवाजी ने भारत में आद्य राष्ट्रवादी चेतना का आरंभ किया है? इनमें से कौन से ऐसे विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि शिवाजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में आरंभिक राष्ट्रवाद का आरंभ किया है? तो उनका जो नाम था उसको आपको बताना है, कौन थे वो जिन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे चला गया है। कौन सा प्रश्न नंबर था हमारा इसमें? रानाडे वाला था। हाँ जी, ये वाला प्रश्न हम पढ़ रहे थे। तो इसमें कौन है जिन्होंने ये कहा है? ए पंडिता रामाबाई, बी एम.जी. रानाडे, सी बिपिन चंद्रपाल और डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर हो जाएगा बी एम.जी. रानाडे ने यह बात कही थी कि शिवाजी या मराठे, और मराठों में भी कौन? शिवाजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में आद्य राष्ट्रवादी चेतना को विकसित किया था। इनका नाम याद रखेंगे, महागोविंद रानाडे। आधुनिक भारत पढ़ेंगे ना तब आएगा ये उसमें। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, शिवाजी की सैन्य विदग्धता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सैन्य विदग्धता का मतलब है यहाँ सैन्य विद्वता। ठीक है, सैन्य विद्वता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन कौन से कथन सही हैं। किस बारे में? उनकी सेना की विद्वता यानी कि उन्होंने अपनी सेना को किस प्रकार से संगठित किया था उसके बारे में। पहला है, वे गुरिल्ला रणनीति और फुर्तीले घुड़सवार युद्ध में प्रवीण थे। दूसरा, इन्होंने पश्चिमी दक्कन के पठारी पर्वतों पर किले बंद दुर्गों की श्रृंखला निर्मित की थी। और जब हम शिवाजी जी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों ही कथन इनके बारे में बिल्कुल सही है। ये गुरिल्ला पद्धति में बहुत ही निपुण थे। गुरिल्ला पद्धति युद्ध की जो होती है उसमें छुप करके वार किया जाता है,
क्योंकि ये ऐसा इलाका था जहां पहाड़ी क्षेत्र था, तो पहाड़ियों के पीछे छुप करके मराठे अपने दुश्मन पर अचानक वार करते थे, संभलने का मौका नहीं देते थे, और शिवाजी इसमें बहुत ही निपुण थे। ठीक है, तो ये भी सही है। और पश्चिमी दक्कन के पठारी भागों पर इन्होंने बहुत सारे किले बनाए, इसीलिए भौगोलिक रूप से इनके किले सुरक्षित हुआ करते थे। तो आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमने आपको पीछे बताया था कि शिवाजी के समय की जो घटनाएं हैं उनको क्रम से लगाने के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। घटनाएं 4 हैं। पहला है चाकन के किले पर विजय, दूसरा है अफजल खां का प्रकरण, तीसरा है मुगलों से मतभेद का आरंभ, और चौथा है सूरत पर आक्रमण तथा लूट। ठीक है, तो इन चारों को क्रम से लगाना है आपको और उसी क्रम के आधार पर सही कूट के उत्तर का आपको चयन करना है। तो आप देखते हैं, तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि चाकन के किले पर विजय प्राप्त की है शिवाजी ने। उसके बाद शिवाजी का मुगलों से मतभेद शुरू हुआ, फिर अफजल खां का प्रकरण हुआ, और सबसे अंत में सूरत पर आक्रमण, क्योंकि सूरत पर 2 बार आक्रमण किया है। सूरत में जो अंतिम बार हुआ है वो 1670 ईस्वी में है, इसलिए सूरत इसमें चौथे स्थान पर आएगा। इस आधार पर हमारा कूट ए बिल्कुल सही है, 1 3 2 4। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों की घटनाओं, आप तारीखों को याद नहीं कर सकते, इसलिए घटनाओं को याद करके उनका क्रमबद्ध अध्ययन कर सकते हैं, डेट्स भूल जाते हैं हम। ठीक है, कथन और कारण का प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है। कथन कह रहा है, मुगल शासन के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति, देशी मतलब क्षेत्रीय, सर्वाधिक समर्थ क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए। कथन में लिखा हुआ वाक्य एकदम सही है, क्योंकि जैसे जैसे मुगल शासन का ह्रास हो रहा था, मराठों की शक्ति उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही थी, और पेशवाओं के शासन काल में तो मराठों की शक्ति चरम पर थी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर करके आए। कारण है संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की, इस पर विचार करना होगा। संयुक्त भारत की संकल्पना अगर मराठों ने की होती तो मराठों का नियंत्रण दिल्ली पर भी होता, उत्तर भारत में भी होता, पर ऐसा नहीं था। हालांकि पेशवाओं के शासनकाल में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इन्होंने अपने प्रशासन को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया पंजाब के क्षेत्र में, और यही कारण बना अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में तीसरे पानीपत के युद्ध का। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मराठों ने संयुक्त भारत की कल्पना की। इन्होंने संयुक्त भारत नहीं बल्कि संयुक्त महाराष्ट्र की कल्पना की, संयुक्त दक्कन की कल्पना की। इन्होंने मराठों को संयुक्त किया, न कि पूरे भारत को। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, आंसर कौन सा सही होगा? ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन सी राइट आंसर यहां पर होगा। देखिए, जब तार्किक आधार पर आप पढ़ते हैं तो प्रश्न गलत नहीं होते, लेकिन रट्टा मार के आप नहीं कर सकते। वो कितनी देर याद रहेगा भाई, इतने सारे फैक्टर कितना रटोगे। इसलिए घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ करके उनका क्रमबद्ध अध्ययन करके ही आप ये काम कर सकते हैं। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन वो स्थायी समाधान है, शॉर्टकट नहीं कभी भी पढ़ाई का अपनाना चाहिए। एक बार बहुत डिटेल्स में पूरा फाउंडेशन तैयार करके और बीच बीच में रिवाइज करके फिर चाहे जब वैकेंसी आए आप हमेशा रेडी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन कारण से है। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्र परिषद का से परामर्श लेते थे। ठीक है, कथन कह रहा है कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्र परिषद से परामर्श लेते थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने अष्टप्रधान को देखा और हमने देखा कि अष्टप्रधान के नाम रूप में इनके पास एक मंत्र परिषद होती थी। कारण है प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभारी होता था, और ये वाला तो गलत है, क्योंकि वह स्वतंत्र प्रभारी नहीं होता था, बल्कि उस पर जो है शिवाजी का एक प्रकार से नियंत्रण या निगरानी होती थी। इसलिए इसमें भी आंसर सी होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। स्वतंत्र प्रभार तब होता है जब विकेंद्रीकरण की प्रशासनिक व्यवस्था होती है, लेकिन शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकरण की थी। इसीलिए ये जो मंत्र परिषद अष्टप्रधान है, ये केवल सलाहकारी संस्था थी। इसके जो सलाह है उसको मानना या ना मानना ये छत्रपति के निर्णय पर निर्भर करता था। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए इनमें से किसके बीच लड़ाई हुई? अब यहां से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट शुरू हो रहा है, क्योंकि शिवाजी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था और शिवाजी के 2 विवाह हुए थे।
शिवाजी के जो 2 विवाह हुए थे उनमें से 2 संतानें इसकी थी। 2 विवाह में कौन था? एक इनकी पत्नी थी सोयराबाई और दूसरी इनकी पत्नी थी पुतलीबाई। ठीक है, सोयराबाई और पुतलीबाई इनकी 2 पत्नी थी और दोनों से इनके 2 पुत्र हुए, संभाजी और राजाराम। संभाजी और राजाराम सौतेले भाई थे, लेकिन बड़े पुत्र होने के कारण संभाजी अपने आप को गद्दी का दावेदार मानता था। और जब शिवाजी जीवित थे उसी समय संभाजी बड़ा उद्दंड स्वभाव का था। इसकी उद्दंडता से नाराज होकर के शिवाजी ने इसको कैद कर दिया था। कहां कैद कर दिया था? पन्हाला के किले में कैद कर दिया था। संभाजी को शिवाजी ने पन्हाला के किले में जो है कैद कर दिया था। लेकिन जब शिवाजी की मृत्यु की सूचना इसको मिली तो संभाजी कैद से निकल करके आया। यानी कि जब ये जेल में था तो जाहिर सी बात है राजाराम गद्दी पर बैठा। राजाराम बड़ा नेक बंदा था, बहुत ही उदार स्वभाव का था। उसने कभी गद्दी के लिए लड़ाई नहीं की, हालांकि उसकी पत्नी ने लड़ाई की लेकिन उसने कभी लड़ाई नहीं की। ठीक है, तो ये जो संभाजी था ये जैसे ही शिवाजी की मृत्यु की खबर सुनता है ये जेल से भाग जाता है या कैद से निकल जाता है और जाके पहुंचता है अपनी गद्दी की दावेदारी के लिए। ठीक है, और गद्दी की जब ये दावेदारी करता है तो फिर ये गद्दी पर बैठ भी जाता है। संभाजी जो है गद्दी पर बैठ जाता है। तो प्रश्न पूछा है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी? तो संभाजी और शिवाजी की विधवा, संभाजी और बाजीराव, राजाराम और संभाजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, राजाराम और संभाजी। ठीक है, राजाराम और संभाजी के बीच में ये लड़ाई का मतलब क्या है कि गद्दी पर बैठने को लेकर के जो मतभेद हुए हैं वो मतभेद इस समय हुए हैं कि कौन गद्दी पर बैठे, क्योंकि दोनों अपने आप को गद्दी का दावेदार बताते थे। और क्योंकि शिवाजी का मतभेद था संभाजी के साथ, इसलिए राजाराम के समर्थक काफी ज्यादा थे। तो दोनों के बीच में यहां पर काफी ज्यादा तनाव उत्पन्न हुआ। लेकिन फाइनली संभाजी जो है ये गद्दी पर बैठ गया और राजाराम जो है वो उसने समझौता कर लिया। बाद में क्या हुआ, जो औरंगजेब था, औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था अकबर। ठीक है, औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर ने अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके दक्कन भागा। दक्कन में ये जो संभाजी थे इन्होंने गलती क्या कर दी, इन्होंने अकबर को शरण दी, उसकी सहायता की। इस बात से औरंगजेब बहुत ज्यादा नाराज हो गया और इसी नाराजगी का बदला लेने के लिए औरंगजेब ने संभाजी को मार डाला और इसकी पत्नी, संभाजी को मार डाला और इसकी पत्नी यशोबाई और इसके पुत्र शाहू, संभाजी का पुत्र कौन था? शाहू जी। ठीक है, इसके पुत्र शाहू को और इसकी पत्नी यशोबाई को कैद करके रायगढ़ के किले में रख दिया। शाहू को कहां पर रखा इसने? रायगढ़ के किले में। किसने? औरंगजेब ने। अब जब इसको रायगढ़ के किले में रखा और संभाजी की मृत्यु हो गई तो बचा कौन? राजाराम बचा। तो राजाराम गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, राजाराम गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन राजाराम क्योंकि बड़ा ही उदार प्रवृत्ति का, ये कहता था कि गद्दी का वास्तविक हकदार संभाजी का पुत्र शाहू है। अब क्योंकि शाहू मुगलों की कैद में है तो इसने अपने आप को शाहू का एक प्रकार से, ये स्वयं को शाहू का प्रतिनिधि मानता था। ये कहता था कि मैं उसका प्रतिनिधि बनकर गद्दी पर बैठूंगा जब तक वो आ नहीं जाता। ठीक है, गद्दी पर बैठा। उधर मुगलों में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बहादुर शाह प्रथम आया, उस बहादुर शाह प्रथम ने शाहू को मुक्त कर दिया। तब तक यहां क्या हुआ, मराठों में राजाराम की मृत्यु हो गई। जब राजाराम की मृत्यु हो गई तो राजाराम की जो पत्नी थी वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। जरूरी तो नहीं कि जैसा पति हो वैसे ही पत्नी हो, वो बहुत महत्वाकांक्षी थी। तो उसका नाम था ताराबाई। ताराबाई का नाम खूब सुना होगा अपने मराठा शासन में। ताराबाई ने अपने अल्प आयु पुत्र जो कि 4 वर्ष का था, उसको शिवाजी द्वितीय की उपाधि देकर के गद्दी पर बिठा दिया अपने पति राजाराम की मृत्यु के बाद। और उधर से जो है शाहू, जो अपने आप को गद्दी का दावेदार मानता था संभाजी का पुत्र होने के नाते, वो मुक्त होकर के आया। अब यहां पर ताराबाई और संभाजी के बीच में मराठों के उत्तराधिकार का एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ। और फिर इसी संघर्ष में क्या हुआ, मराठा शासन के 2 केंद्र बन गए। 2 केंद्र क्या बन गए, इसमें जो शाहू था उसने सतारा को केंद्र बना लिया। सतारा को केंद्र किसने बना लिया? शाहू ने। वास्तव में
यही सत्ता का केंद्र ही था। लेकिन ताराबाई भी कम नहीं थी। ताराबाई कहती है कि मेरा पुत्र जो है शिवाजी द्वितीय के नाम से जो गद्दी पर बैठा है वही असली छत्रपति है। तो उसने क्या किया, कोल्हापुर को केंद्र बना लिया। कोल्हापुर, ठीक है, और इसने कोल्हापुर को केंद्र बना करके यहां से ताराबाई ने अपने अल्प आय पुत्र जो कि नाम मात्र का था, संपूर्ण कार्य इसी के पास था, शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया। अब यहीं पर ये जो शाहू थे, शाहू ने अपने पेशवा नियुक्त किए और पेशवा का नाम था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के रूप में शाहू को एक योग्य पेशवा मिला जिसने शाहू का काफी ज्यादा साथ दिया और इसी के साथ की वजह से जो शाहू के नेतृत्व में सतारा का जो केंद्र था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। इधर ये बहुत तेजी से पिछड़ने लगा और बाद में पेशवाओं के हस्तक्षेप से ही बाद में संधि हुई दोनों के बीच में, और इसी संधि जिसको हम 1731 की वारणा की संधि कहते हैं, इस संधि के बाद ये मतभेद जो है समाप्त हुए। तो शाहू ने 1708 ईस्वी में मुगल कैद से मुक्त होकर के सतारा को केंद्र बना करके अपनी सत्ता का संचालन किया। और बालाजी विश्वनाथ ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले हैं, तो अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बालाजी विश्वनाथ को शाहू ने अपना पेशवा बनाया। पेशवाओं का क्रम इसीलिए मैंने पीछे दे दिया क्योंकि कई नाम के साथ बालाजी बाजीराव लगे हुए तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ को शाहू ने अपना पेशवा बनाया जिनके नेतृत्व में मराठे बहुत तेजी से आगे बढ़ते गए। और फिर बाद में पूरा जब इनके बीच में समझौता हो गया तो फिर शाहू यहाँ का पूरा नेतृत्व संभालने लगा। ठीक है, ये था इनकी कहानी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर ये सी हो जाएगा। राजा राम और संभाजी जो है इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? कब हुई थी औरंगजेब की मृत्यु? 1707 ईस्वी में। और उस समय शाहू कहां था? मुगलों की कैद में था। ठीक है, तो जब शाहू मुगलों की कैद में था तो उससे पहले सत्ता किसके पास थी? राजा राम के पास। लेकिन राजा राम की मृत्यु हो जाने के बाद फिर कौन आया है? राजा राम की पत्नी ने अपने अल्प आय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाया, लेकिन वास्तविक संरक्षिका के रूप में ताराबाई का नियंत्रण रहता था। अब इसमें देखो राजा राम का भी नाम है और ताराबाई का भी नाम है, तो हम किसको आंसर लगाएंगे? ए संभाजी, बी राजा राम, सी जीजाबाई और डी ताराबाई। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ताराबाई, क्योंकि शिवाजी द्वितीय अल्प आयु था और पूरा नियंत्रण सत्ता का किसके पास था? ताराबाई के पास था। बहुत महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट है, यहां पर ध्यान रखिएगा। संभाजी के बाद मराठा शासन को इनमें से किसने सरल और कारगर बनाया था? ठीक है, जो संभाजी थे उनके बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? ए राजाराम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी गंगाबाई और डी नानाजी देशमुख। सही उत्तर होगा बी बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि जब शाहू गद्दी पर बैठा तो शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, 1713 ईस्वी में इनको पेशवा पद पर नियुक्त किया गया और इसी समय इन्होंने मराठा शासन को बहुत ही सरल और कारगर यानी कि प्रभावी बनाया, जिसकी वजह से फिर बहुत तेजी से मराठे आगे बढ़े। निम्नलिखित को सही क्रम से लगाइए। ठीक है, ये कुछ नाम है शासकों के, मराठा शासकों के, यहां पर इनको आपको क्रम से लगाना है और कूट के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करना है। छत्रपति शाहू जी, राजा राम, संभाजी, शिवाजी द्वितीय। अभी मैंने बहुत सारी घटनाएं आपको बताई, उनके आधार पर आप बता सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले कौन है? जल्दी से देखिए, पूरी पीछे जो कहानी बताई है उसी के अनुसार सबसे पहले कौन है? सबसे पहले इसमें आ जाएंगे जो है संभाजी। सबसे पहले संभाजी आएंगे, फिर संभाजी के बाद कौन आ जाएंगे? राजा राम आ जाएंगे, और राजा राम के बाद कौन आ जाएगा? राजा राम के बाद मृत्यु के बाद शिवाजी द्वितीय आ जाएंगे, और उसके बाद कौन आ जाएगा? छत्रपति शाहू जी आ जाएंगे। तो क्रम क्या हो जाता है? 3 2 4 1। घटनाएं पीछे बता चुके हैं, ठीक है, उसी घटना के आधार पर कहानियों से जोड़ करके पढ़िए। अगला प्रश्न है, किसके समय में मराठा राजा मतलब जो छत्रपति था, छत्रपति का पद क्या हो गया? नाचीज हो गया। नाचीज का मतलब नाम मात्र का हो गया।
छत्रपति नाम मात्र का हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बना किसके समय में, यह पूछा गया है। ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव और डी माधवराव प्रथम। तो इनमें से कौन सा पेशवा था जिसके समय में मराठों की वास्तविक शक्ति जो है वो किसके पास आ गई, वो पेशवाओं के पास आ गई, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उनमें जो वास्तविक जो पेशवा है बालाजी बाजीराव है, जिसके हाथ में वास्तविक शक्ति आ गई। और ये जो बालाजी बाजीराव इसलिए है क्योंकि वास्तव में बालाजी बाजीराव के समय में एक संधि हुई थी 1750 ईस्वी में। ठीक है, 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई थी, संगोला की संधि। इस संगोला की संधि के द्वारा जो है पूना सत्ता का केंद्र बना दिया गया, जो कि पेशवाओं का मेन निवास स्थल था। सत्ता का केंद्र क्या बन गया, पूना बन गया। और इसके बाद जो राजा थे या छत्रपति थे, ये नाम मात्र के शासक बनकर के रह गए और मराठा शक्ति का जो प्रधान था वो कौन बन गया, वास्तविक नेता कौन बन गया, पेशवा हो गया। और पूना से ही मराठा प्रशासन का संचालन किया जाने लगा। तो 1750 की संगोला की संधि के साथ ही पेशवा का पद जो है वो छत्रपति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था और छत्रपति नाम मात्र का हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा इतिहासकार है जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। बहुत महत्वपूर्ण है, पानीपत की तीसरी लड़ाई को अपनी आंखों से देखने वाला इसमें से कौन है जिसने इस पूरी कहानी का वर्णन फिर बाद में जब मराठा में पेशवा के सामने किया तो फिर वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। तो जब ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उस समय पेशवा कौन था, पेशवा था उस समय बालाजी बाजीराव, जो अभी पीछे हम पढ़ रहे थे ना, बालाजी बाजीराव जो है, बालाजी बाजीराव के समय में ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है, इस पानीपत के तीसरे युद्ध का जो सेनापति था वो बालाजी बाजीराव का पुत्र था और उसका नाम था विश्वास राव। ठीक है, विश्वास राव लेकिन योग्य नहीं था और विश्वास राव सेनापति तो था लेकिन वास्तविक सेनापति कौन था, बालाजी विश्वराव का चचेरा भाई था जिसका नाम था सदाशिव राव। ठीक है, सदाशिव राव बड़ा ही योग्य सेनापति था। इसी के नेतृत्व में ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है अहमद शाह अब्दाली और पेशवा के मराठों के बीच में 1761 ईस्वी में। लेकिन इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई, अब्दाली जीता, बहुत बुरी तरह से नरसंहार हुआ और मराठों के काफी योग्य सेनापति और सरदारों की मृत्यु हो गई। और इन सबको अपनी आंखों से जो देखने वाला था उसका नाम आपको बताना है, खाफी खां, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले, हरचरण दास, इनमें से कौन उसका ऐसा था जिसने आंखों से उसको देखा था। ठीक है, तो इसमें जो बी है काशीराज पंडित, इन्होंने इसको अपनी आंखों से देखा था, इन्होंने मराठों के इस पतन को अपनी आंखों से देखा था और बाद में इन्होंने जो इसका वर्णन किया है वो बड़ा ही तकलीफ देता, किस प्रकार से एक विशाल मराठा सेना अब्दाली के जो एक षड्यंत्र था या ये कहिए युद्ध रणनीति थी उसमें फंस करके समाप्त हो गई और इस युद्ध के साथ ही मराठों का जो उत्कर्ष था, जो वैभव था, वो भी समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन मराठों से संबंधित। आगे सीरीज कंटिन्यू, जो क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से आती रहेगी। थैंक यू।